So in today's lecture, I am going to deal with the material culture of the Mauryan Empire. साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि what were the prominent factors that led to the decline and disintegration of this great empire, right? So various students are asking me कि ancient history कब तक cover होगी. See, I'll try to cover it by March end at the very last, right? So whatever I'll try to explain, I have already made various interconnections or interlinkages on the board. So if you want to make notes, you could directly make notes out of this mind map kind of format, right? So let us start with the material culture of Mauryas. See, culture को, what is culture? See, culture is a way of life. It basically represents कि जो वहाँ जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, हाउ दे आर ऑर्गेनाइजिंग देयर लाइफ. तो कल्चर के टू बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं. हम कल्चर को टू डायमेंशन से देखने की कोशिश करेंगे. वन इज़ द नॉन मटीरियल एस्पेक्ट एंड वन इज़ मटीरियल एस्पेक्ट. तो जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, that is the material aspect of culture. So we will be studying various elements of these material aspect of Mauryan culture. Now what is non-material culture? See, non-material नाम से ही पता चलता है, which you cannot touch, which you cannot see, right? तो non-material means it includes values, norms, societal rules and obligations, right? The code of conduct ऑफ कल्चर. सो जो नॉन मटीरियल कल्चर है, इट रिप्रेजेंट्स द कोग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड इट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू द कल्चरल आइडियोलॉजी विच पीपल फॉलो, एंड एज पर दीज कल्चरल आइडियाज, वैल्यूज एंड नॉर्म्स, दे ऑर्गेनाइज, कंडक्ट एंड रेगुलेट देयर सोशल लाइफ. ठीक है. तो नॉन मटेरियल मतलब समथिंग विच इज हिडन, समथिंग विच इज इनविजिबल, राइट? सो अगर हमें नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में समझना है, हिस्टोरियंस कैसे समझते हैं नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में, व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू फाइंड आउट वेरियस सोर्सेज जहाँ पे ये जो आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है कल्चर के, जहाँ पे ये हमें क्या है एक फॉर्म में मिल सकता है. सो बुक्स or the texts, historical texts, right, religious texts, administrative texts, myths, legends or various stories relate to non-material aspects of culture. तो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर हम कहाँ, जो इट इज़ अ रियल्म ऑफ आइडियाज़. तो ये आइडियाज़ और कॉग्निटिव एस्पेक्ट को समझने के लिए व्हाट हिस्टोरियंस डू इज दे रिफर टू वेरियस टेक्स्ट्स. सो it is being said that in order to understand the context, you have to read the text first. तो हमें नॉन मटेरियल कल्चर को समझने के लिए वेरियस सोर्सेज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज टेक्स्ट. जब कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखते हैं, तो अर्थशास्त्र में वहाँ का आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, स्टेट क्राफ्ट कैसा होगा, इंटेलिजेंस सिस्टम कैसा होगा, इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से टैक्स रेज करने चाहिए, राइट? तो सिमिलरली इवन मेगास्थेनस, हमने देखा था कि मौर्याज के काफ़ी क्लोज रिलेशंस थे ग्रीक्स के साथ. तो मेगास्थेनिस वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर. हमने ये पढ़ा था कि सेल्यूकस निकेटर वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, राइट? देन उसके बाद क्या होता है, ट्रीटी हुई चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच में, और देन द फ्रेंडली रिलेशंस वर सेट अप बिटवीन दिस टू ग्रेट एम्पायर्स. तो जब मेगास्थनीस आके पाटलिपुत्र में रहते हैं, तो जो वे ऑफ लाइफ देखते हैं लोगों का, जो कल्चर देखते हैं, तो वो अपने वर्क में रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी बुक्स में रिप्रेजेंट करते हैं. हमने ये देखा था कि मेगास्थनीस का जो वर्क्स थे, दे गॉट लॉस्ट ड्यूरिंग दिस हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी. तो हम कैसे पता चलता है कि मेगास्थनीस ने क्या क्या लिखा था? सी, उस टाइम के जो ग्रेट स्कॉलर्स थे, दे यूज टू कोट मेगास्थनीस वर्क्स इन देयर ओन बुक्स. तो अगर इन अलग अलग बुक्स से आप खाली मेगास्थनीस के जो कोट्स और फ्रेगमेंट्स
को असेंबल करते हो, देन दिस assemblage of various quotes और कंटेंट दैट मेगास्थनीज रोट इन हिज वर्क्स, उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है इन फॉर्म ऑफ ए बुक. हमने देखा था उस बुक का नाम है इंडिका, राइट. तो सिमिलरली रिलीजियस टेक्स्ट भी वहाँ की सोसाइटी के बारे में बताते हैं. हमने देखा था धर्मशास्त्रास, राइट. सिंपली हम ये भी देखते हैं नॉवेल्स, फॉर एग्जांपल रोमांटिक नॉवेल्स, वो भी वहाँ की एक सोसाइटी का विवरण करते हैं. सो दिस इज हाउ वी कुड अंडरस्टैंड द नॉन मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर. बट राइट नाउ विल बी फोकसिंग ऑन द मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ मौर्यन कल्चर. कोई भी कल्चर है उसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे, नॉन मटीरियल और मटीरियल. मटीरियल इज समथिंग विच इज मैनिफेस्ट, विच इज विजिबल, विच यू कुड सी थ्रू योर आइज. इट इज मटीरियल इन द सेंस दैट इट इज मेड ऑफ मैटर. मैटर इज समथिंग यू कुड टच, राइट. इट इज विजिबल. तो जो मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर पे कौन फोकस करता है? मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर पे फोकस करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट क्यों फोकस करते हैं? सी, आर्कियोलॉजिस्ट का पर्पज ये होता है कि जो एक्सकवेशंस करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो उन सिविलाइजेशन के क्या क्या मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स और थिंग्स मिली है, उनको रिकवर किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है, और इन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे वहाँ के कल्चर और हिस्ट्री को क्या है इंटरप्रेट किया जाता है और कंस्ट्रक्ट किया जाता है, राइट. सो आर्कियोलॉजिस्ट व्हेन रेफर टू कल्चर दे एसेंशियली मीन इट इज द मटेरियल कल्चर. हमने ये भी देखा था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. नाउ मौर्याज का जो मटेरियल कल्चर था, सी वो फुल्ली डेवलप और मैच्योर फेस में, राइट, अपनी पीक फेस में कहाँ पे आएगा? मौर्याज का अंपायर तो बहुत बड़ा था. हमने देखा था कि मौर्याज का अंपायर इतना बड़ा था, यू कुड कंपेयर इट टू द ब्रिटिश अंपायर एंड द मुगल अंपायर. तो इतने बड़े अंपायर में जो कल्चर है वो इक्विवेलेंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. कल्चर का जो मेन फेस और यू कुड से कि मैच्योर फेस और पीक में वो कहाँ मिलेगा? वो लाई करेगा एट द हार्ट और कोर ऑफ द अंपायर, राइट. बिकॉज वहां से जो हार्ट और कोर अंपायर, दैट इज द सीट ऑफ कैपिटल वेयर राजा सिट्स और द एम्परर सिट्स. तो वहां से अंपायर की स्टार्टिंग हुई होगी. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है उसकी फीचर्स, आइडल फीचर्स, टिपिकल फीचर्स उस मटेरियल कल्चर की देखने को मिलेगी, राइट. प्लस बाद में जब अंपायर का स्प्रेड होगा, तो सबसे पहले तो इनिशियली यहीं से स्टार्ट हुआ. तो कल्चर को डेवलप एक तो यहाँ से डेवलप हुआ है, यहाँ के लोगों के इनिशिएटिव से डेवलप हुआ है. प्लस सबसे ज़्यादा टाइम भी कल्चर को यहाँ डेवलप होने को मिलेगा एट द कोर और हार्ट ऑफ द अंपायर, राइट. तो व्हेन वी रेफर टू द मटेरियल कल्चर ऑफ मौर्याज, हम क्या है उसके एक टिपिकल और आइडियल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट. दीज आर आइडियल इन द सेंस दैट कि उसकी हम एसेंस क्या है, उसका सब्सटेंस क्या है कल्चर का, वो आपको कहीं ना कहीं एक उसकी क्लोज रिप्रेजेंटेशन, राइट, आइडियल रिप्रेजेंटेशन आपको हार्ट और कोर ऑफ द कैपिटल और अंपायर में देखने को मिलेगी, राइट. इसको हम उस हिसाब से सोच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम अक्रॉस द वर्ड फादर, तो फादर को जब वर्ड आता है हमारे माइंड में, तो उसका एक एसेंस देखने को मिलता है कि व्हाट इज द आइडियल रोल ऑफ द फादर. फादर इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, राइट. चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन करना, उनकी स्टडीज़ और फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, राइट, उनका केयर करना, नर्चर करना. दिस इज़ द आइडियल रोल ऑफ फादर. बट हर कोई फादर ऐसा नहीं होता, देयर इज़ अ वैरायटी. तो सिमिलरली मौर्यन कल्चर को भी जब आप अपने माइंड में जब बात करते हैं मटीरियल कल्चर, तो उसकी जो टिपिकल और आइडियल फीचर्स है, जो एसेंस है, उस एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, राइट. तो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? हम 5 एलिमेंट्स मटेरियल कल्चर के पढ़ेंगे, और वो पाटलिपुत्र से स्टार्ट होके ये मटेरियल कल्चर अलग अलग पार्ट्स ऑफ द अंपायर में क्या है स्प्रेड करेगा और डिफ्यूज करेगा. नाउ व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन डिफ्यूजन एंड स्प्रेड ऑफ दिस मटेरियल कल्चर फ्रॉम द पाटलिपुत्र रीजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द अंपायर? क्योंकि जब ये कल्चर स्प्रेड होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, अफेक्ट्स होंगे कुछ, और दीज अफेक्ट्स आर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, राइट. हम उनको पढ़ेंगे, इनके अफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे मटेरियल कल्चर के. नाउ द फर्स्ट एलिमेंट इज पोट्री.
मटीरियल कल्चर की में एक एलिमेंट होगा पोट्री का। पोट्री जब हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा था, हमने ये देखा था कि पोट्रीज एक बहुत ही असेंशियल फीचर है हर एक सिविलाइजेशन की, राइट? बिकॉज यू नीड पॉट्स, यू नीड वेसल्स टू कुक फूड, टू स्टोर लिक्विड्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर और लिकर, एंड टू ईट फूड फ्रॉम दीज वेसल्स, राइट? बाउल्स, फॉर एग्जाम्पल बाउल्स। तो हर एक सिविलाइजेशन में पोट्री तो देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो पोट्री है, किस टाइप की पोट्री एसोसिएट की जाती है? स्पेशली मौर्यन कल्चर के साथ, राइट? हमने पढ़ा था दैट इज नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की क्या फीचर्स हैं? यू शुड रिफर टू माय प्रीवियस लेक्चर्स, राइट? लेकिन जब हम पोट्री की बात कर रहे हैं तो हमें ये एक माइंड में एक कंसेप्शन होना चाहिए, बिकॉज ये क्लैरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट्स की, क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएगा इट विल डिमांड क्लैरिटी फ्रॉम यू, राइट? तो क्लैरिटी इज वेरी एसेंशियल और कंसेप्ट्स इज वेरी एसेंशियल इन ऑर्डर टू डिराइव अ सर्टेन आंसर टू कम टू एन ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन। उसी के हिसाब से आपका आंसर ठीक होगा। तो पोट्री खाली, अगर हम NBPW बोलते हैं, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो खाली यही पोट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। सी रेड पोट्री हमें अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी, रेड और ब्लैक पोट्री। आप मटके देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, उस पर क्या है? दैट इज अ पोट्री, राइट? इट इज यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। तो वो एसेंशियली क्या होता है? रेड क्ले का होता है और उस पर कुछ ब्लैक डिजाइंस होते हैं। तो यहाँ पे भी रेड और ब्लैक पोट्री देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर जो वॉल्यूम होगा, क्वांटम होगा पोट्री का, वो रेड और ब्लैक पोट्री का होगा। लेकिन हम फिर ये क्यों देख रहे हैं कि मटेरियल कल्चर में हम एलिमेंट्स में नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पढ़ रहे हैं? सी, हर एक कल्चर और सिविलाइजेशन का एक यूनिक पोट्री होती है। दिस पोट्री बिलोंग्स टू दिस सिविलाइजेशन ओनली, right? So it is a unique or the X factor of this civilization, and it set it apart from other civilizations. So this is a point of differentiation, how you will be differentiating this civilization or this culture from the other cultures, right? तो नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर बड़ी यूनिक फीचर थी आपकी मौर्याज कल्चर की, मौर्यन एम्पायर की। हमने ये भी देखा था ये खाली मौर्यन एम्पायर से बिलोंग नहीं करता। इसी 6th सेंचुरी BC में हमने जब वर्णा सोसाइटी और बुद्धिज़्म के दौरान हमें सोसाइटी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, तो वहीं से नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का स्टार्टिंग हो गया था। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिक फीचर, फॉर एग्जांपल PGW, पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स और पोट्री जो थी, दैट वाज एसोसिएटेड विद द लेटर वैदिक फेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, राइट? तो वन एसेंशियल मटेरियल फीचर्स क्या थी जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिलेगा, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मिले, दैट इज नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। दिस वाज फाउंड अक्रॉस द अंपायर, एंटायर मौर्यन अंपायर, राइट? लेकिन मेजर पोट्री ये नहीं होगी, राइट? जो वॉल्यूम के बेसिस पे जो कॉमन लोग ज़्यादातर यूज करेंगे दैट इज रेड एंड ब्लैक पोट्री, बट दिस इज द यूनिक फीचर, सो दैट इज वाई वी आर इनकॉर्पोरेटिंग दिस into one of the elements of the material culture of Mauryas, right? Because this is quite unique and it will differentiate the Mauryan pottery from other kinds of pottery. Second feature of material culture is punch marked coins. ना punch marked coins को material क्यों? See, जब archaeologists ने various sites का excavation किया, they found a large number of coins. punch marked coins के बारे में भी हमने पढ़ा था। सी, पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या है? इनग्रेव्ड नहीं होते, दे आर पंच मार्क्ड, दे आर मेड ऑफ सिल्वर मेटल, राइट? उनको मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करने के बाद दे आर पंच्ड, और उस पर वेरियस, जब पंच किया जाता है वेरियस सिंबल्स होते हैं, तो उसमें इनग्रेविंग्स नहीं होती, पंच किया जाता है, राइट? हमने ये भी देखा था पंच मार्क्ड कॉइन्स पे किस किस टाइप के सिंबल मिले हैं। ट्री मिला है, हिल मिला है, क्रिसेंट मिला है और पिकॉक मिला है। सी, पिकॉक यू कुड आइडेंटिफाई बिकॉज मौर्याज जो थे देवर पिकॉक हर्डर्स। हमने उनका जब ओरिजिन पढ़ा था, वी नो देवर पिकॉक हर्डर्स, राइट? सो दे यूज टू, हमने ये भी देखा था कि पिकॉक और वेनिसन का जो मीट था, इट वाज वेरी काइंड ऑफ एलिटिस्ट काइंड ऑफ मीट, एंड अशोका पर्टिकुलरली यूज टू लाइक पिकॉक एंड वेनिसन मीट। तो जब अशोका ने नॉन वायलेंस का एम्फोसाइज किया, वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट किया, तो उसमें सर्टेन एक्सेप्शंस लगी थी, तो उसमें पिकॉक वन ऑफ द बर्ड्स था, राइट?
So punch marked coins, they are made of silver, right? Why is it the material culture? We have already discussed, because they were found in large number, they are material in nature, they are made of silver metal. Now पंच मार्क्ड कॉइन्स का क्या फंक्शन था? सी हम ये देखेंगे कि जो मौर्यास थे काफ़ी डेवलप्ड इकोनॉमी थी उस टाइम पे, राइट? अर्बनाइजेशन का फेस का मैच्योर हुआ था, राइट? अर्बनाइजेशन लार्ज स्केल पे एग्जिस्ट करता था ड्यूरिंग द मौर्याज, और इसी वजह से जब अर्बनाइजेशन है इट मीन्स प्रोस्पेरिटी. सो मौर्यन एम्पायर वाज क्वाइट प्रोस्परस इन नेचर, राइट? और दैट इज वाई इट हैड ह्यूज ट्रेजरी, और इसी की वजह से, ट्रेजरी की वजह से दे हैड वास्ट रिसोर्सेज, और जब ये वास्ट रिसोर्सेज की वजह से दे कुड एक्सपेंड देयर एम्पायर, बिकॉज यू नीड रिसोर्सेज मनी इन ऑर्डर टू वेज वॉर अगेंस्ट वेरियस नेबरिंग किंगडम्स. So that is why how the Mauryan empire expanded, because they had huge resources. Now this is the imperial currency of the Mauryas, punch marked coins. Currency मतलब क्या होता है? It is the medium of exchange, right? Since ये urban phase है, economy काफ़ी developed होगी, तो आपको transactions facilitate करने के लिए you need some kind of medium of exchange. So punch marked coins was the medium of exchange. जितनी क्वांटम में पंच मार्क्ड मिलेंगे लार्ज नंबर में, इट मीन्स कि उतनी ही इकोनॉमी डेवलप होगी, बिकॉज उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होगी, मतलब उतना ही आपका जो मौर्यन, उतना ही अंपायर प्रॉस्परस होगा. सो दिस इज हाउ यू कुड कनेक्ट वेरियस पॉइंट्स, राइट, एंड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन. प्लस पंच मार्क कॉइन्स खाली एक्सचेंज फैसिलिटेट नहीं करते थे, हमने देखा सैलरीज, द सैलरीज ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स. हमने देखा कि मौर्याज की वास्ट ब्यूरोक्रेसी थी, वास्ट आर्मी थी, वास्ट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था. नाउ इनकी सैलरीज डिस्पर्स करने के लिए द पेमेंट्स वर मेड इन द फॉर्म ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स, राइट? हमने ये भी देखा था कि पन्नास बोलते थे इनको, सिल्वर मार्क्ड कॉइन्स को, राइट? उनका वेट है 3/4 तोला, राइट? ये हमने पढ़ा था. थर्ड, आपको टैक्सेस मोबिलाइज करने हैं, तो टैक्सेस क्या कैश और काइंड में मोबिलाइज होंगे. या तो आप अपनी क्रॉप्स दे सकते हो, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, हमने ये भी देखा था इकोनॉमी में. या तो अगर आर्टिजन्स हैं, दे कुड कंट्रीब्यूट टू लेबर, जिसे हमें विष्टी बोला, फोर्स्ड लेबर एसेंशियली. लेकिन टैक्सेस कुड ऑल्सो बी पेड इन फॉर्म ऑफ कैश. तो कैश का मतलब क्या है? दीज मेटल कॉइन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? सो ये वेरियस फंक्शंस आपका पंच मार्क कॉइन्स परफॉर्म कर रहे हैं. सी हम एंशंट और मिडीवल में क्यों डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को? हाउ इज एंशंट डिफरेंट फ्रॉम मिडीवल हिस्ट्री? सी यहां पे हम देखेंगे कि जो मौर्यास थे, व्हाई डू दे बिलोंग टू एंशंट सोसाइटी? बिकॉज यहां पे देखो जो इंपीरियल करेंसी है, राइट, पंच मार्क्ड कॉइन्स, इसके थ्रू ही ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ज़्यादातर, लाइक लार्ज क्वांटम. तो लैंड वाज नॉट अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, और लैंड वाज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज, राइट? तो लैंड जो होगा वो उस पर मेजर एम्फेसिस होगा मिडिवल सोसाइटी में. दैट इज वाई इट इज नोन एज फ्यूडल ईरा. तो वहाँ पे एम्परर आएंगे और सब लॉर्ड्स आएंगे, राइट? तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा. तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन जो फेस है, फ्यूडल ईरा होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, अर्बनाइजेशन फेस का डिक्रीज होगा मिडिवल सोसाइटी में, राइट? सो सैलरीज विल बी पेड इन द फॉर्म ऑफ जागीर्स. हम पढ़ेंगे जागीर्स के बारे में. एंड दैट इज हाउ एंशिएंट सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम मिडिवल सोसाइटी, राइट? सो दैट इज वाई वी आर स्टडिंग मौर्यन एम्पायर इन द एंशिएंट सोसाइटी. थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मटेरियल कल्चर वाज यूज ऑफ आयरन, एंड फ्रॉम आयरन स्टील वाज मेड ऑन लार्ज स्केल, राइट? तो आयरन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? हमने ऑलरेडी जब पढ़ा था कि आयरन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया इन अराउंड 1000 BC इन द धारवाड़ रीजन, राइट? धारवाड़ में जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वहाँ पे आयरन और काफ़ी लार्ज क्वांटम में एग्जिस्ट करती है. अगर आपने पढ़ा हो, वहाँ पे इलीगल आयरन और की भी माइनिंग होती थी. बेलारी ब्रदर्स जो थे, दे वर अक्यूज्ड ऑफ दिस इलीगल स्कैम, इलीगल माइनिंग, राइट? तो आयरन का जो यूज़ है वो लार्ज स्केल पे होना स्टार्ट हो गया था इन द मौर्यन एम्पायर. सी आयरन क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी हम बात करते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, आयरन एज सिविलाइजेशन, वाइट,
बिकॉज आयरन क्या है, इट इज अ टूल, राइट। तो जब आयरन के प्लस शेयर्स होंगे, आयरन के प्लस शेयर्स को कंपेयर करो आप वुडन प्लस शेयर से, तो आयरन प्लस शेयर्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, राइट। तो आप ज़्यादा लैंड्स को प्लफ कर सकते हो यूजिंग आयरन कम टाइम में, तो आपका एग्रीकल्चर रैपिडली एक्सपेंड करेगा, ठीक है। प्लस प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, इसका मतलब आया आप कम लेबर का यूज़ करके अगर आपका टूल ज़्यादा प्रोडक्टिव एफिशिएंट है तो आप एग्रीकल्चर क्या है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होगा तो आपका क्या, रूरल बेस बढ़ेगा, राइट। तो जब आपका रूरल बेस बढ़ेगा, इट मीन्स कि आपकी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ रही है, इट मीन्स रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं एम्पायर के, तो वहाँ से आपको ज़्यादा टैक्सेस मिल सकते हैं। ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे, स्टेट के पास टैक्सेस आएंगे, तो दे कुड मेंटेन देयर ओन आर्मी, राइट, दे कुड फंड एडमिनिस्ट्रेशन, दे कुड फंड द आर्मी। तो आयरन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर स्टेट फॉर्मेशन, तभी अंपायर्स का वो क्या, अंपायर्स बिल्डअप होंगे आयरन के बेसिस पे, राइट। सो आयरन, अगर आपका रूरल बेस स्ट्रांग होगा, आप कम लेबर का यूज करके प्रोडक्शन एक्सपेंड कर सकते हो, आपके टैक्सेस रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे स्टेट के, तो आप जो एक्स्ट्रा लेबर उसको फ्री कर सकते हो। तो दिस एक्स्ट्रा लेबर विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज, तो यहाँ से अर्बनाइजेशन और सिटीज का भी राइज होगा। सो यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूरल बेस टू ऑगमेंट अर्बनाइजेशन, राइट, बिकॉज वो लेबर को फ्री कर देगा। दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अगर आप इनक्लोजर मूवमेंट पढ़ेंगे, अगर ब्रिटेन में इनक्लोजर मूवमेंट नहीं होता, वहाँ पे रूरल प्रोस्पेरिटी नहीं आती, लेबर को और फ्यूडलिज्म को ब्रेक नहीं किया जाता, दैट इज वाई फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म ट्रांजिशन होगा, क्योंकि जो सर्व्स थे उनकी जो स्लेव प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा, दे विल बी माइग्रेटिंग टू स्टडीज टू द सिटीज़, और यही जो लेबरस थे, एग्रीकल्चरल लेबरस, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अर्बन वर्कर्स। तो सेम यहाँ से क्या, लेबर क्या है, फ्री हो जाएगा, दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टू सिटीज़, और यहाँ से क्या होगा, आपका अर्बनाइजेशन का राइज होगा। हम ये फैक्टर्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, राइट, टाउन्स का राइज होगा, अर्बनाइजेशन का राइज होगा। सो आयरन इज अ वेरी असेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मौर्यन मटीरियल कल्चर, राइट, बिकॉज आप उसकी इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हो, स्टेट फॉर्मेशन, टैक्सेस से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। नाउ हमने ये देखा था कि आयरन और जो थी वो लार्ज नंबर पे आपको मिलेगी मौर्यन एम्पायर में। सी, जो मौर्यन एम्पायर का कोर था दैट इज बिहार रीजन, राइट, पाटलिपुत्र कैपिटल। तो जो सदर्न बिहार था दैट इज द मॉडर्न झारखंड, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि आयरन और लार्ज अमाउंट में आयरन और क्या है वहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल मिलता है। अगर आप देखोगे करंट उससे भी लिंक करोगे तो जो आपका झारखंड में जो स्पेशली वेस्टर्न सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आयरन और काफ़ी लार्ज अमाउंट में मिलती है। आप इसको लिंक्स कर सकते हो, जो जमशेदपुर है, टाटा स्टील, राइट, टाटा सिटी जो बनी है वो कैसे बनी है, आपका आयरन और का स्टील में जो कन्वर्जन होगा वो वहीं से राइज हुआ है, राइट। सो वहाँ पे आयरन और लार्ज उसमें अमाउंट में मिलेगा। एक चीज़ ये भी देखते हैं, जब हम लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे हमने देखा जो माइनिंग थी दैट इज़ द मोनोपोली ऑफ द स्टेट ओनली। ये जो एक्टिविटी है हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो मौर्यन इकोनॉमी को आप नेशनलाइजेशन से भी लिंक कर सकते हो। सम एक्टिविटीज वर रिजर्व फॉर स्टेट एंड स्टेट ओनली। तो स्टेट खाली लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, रेवेन्यू, इसके साथ साथ स्टेट क्या है, प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इंगेज थी। तो मोनोपोली माइनिंग की स्टेट के पास थी। तो आयरन और जितना एक्सट्रैक्ट किया जाता था वो स्टेट ही कर सकती थी। अब स्टेट जो आयरन और एक्सट्रैक्ट करेगी इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस आर्टिजन्स, राइट, फॉर प्रोडक्शन। तो वहां से भी स्टेट रेवेन्यू अर्न करती थी, राइट, जो आयरन और आर्टिजन्स को देती थी। ये आर्टिजन्स फर्दर आयरन को किस में कन्वर्ट करेंगे, आयरन को दे विल बी कन्वर्टिंग दैम इनटू प्लफ शेयर। अब लार्ज एग्रीकल्चर है, यू विल बी नीडिंग लार्ज क्वांटम ऑफ प्लफ शेयर्स, तो मटीरियल उसका प्रोडक्शन करना दैट इज बाय आर्टिजन्स। होज, सिक्कल इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग, राइट, दराती बोलते हैं जिसे, एक्सिस, तो दिस वाज मेड बाय आर्टिजन्स। सो प्रोडक्शन वाज प्राइवेटाइज्ड वेयर एज एक्सट्रैक्शन और माइनिंग और मोनोपोली वो थी आपकी स्टेट के पास थी।
एक और चीज़ हमने देखा था कि जो वेपन्स का प्रोडक्शन है, आयरन से आप जब स्टील में कन्वर्ट करोगे यू विल बी गेटिंग स्पोर्ट्स, राइट। अगर आपने पढ़ा हो वलेरियन स्टील गेम ऑफ थ्रोन्स में। सो जो वेपन्स का प्रोडक्शन है दैट वाज आल्सो स्टेट मोनोपोली। इससे क्या होगा कि सारे जब वेपन स्टेट के पास होंगे तो इट मीन्स वेपन डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, राइट। आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो उसको कंट्रोल करके जो स्टेट है वेपन्स इन द एनिमीज हैंड रिड्यूस कर सकते हैं, तो कोई भी उनका कोई ओपोनेंट डेवलप नहीं करेगा। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। फोर्थ एसेंशियल फीचर ऑफ मौर्यन कल्चर वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। हमने देखा कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में वेरियस अशोकन आपकी इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं। नाउ स्टेट फॉर्मेशन में क्या राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नीड रिटन रिकॉर्ड्स। अगर आप वास्ट आर्मी मेंटेन कर रहे हो देन यू नीड अ मस्टर रोल, अ डीआर, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ वेरियस सोल्जर्स, राइट। कौन कौन सा सोल्जर है, किसकी कितनी सैलरी है, राइट, किसके पास क्या क्या वेपन्स है। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी वास्ट थी तो उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। सिमिलरली फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो रेवेन्यू, ऑडिट और अकाउंट्स मेंटेन आप तभी कर पाओगे जब आपका एक फॉर्म ऑफ राइटिंग मैच्योर और मैच्योर फेस में हो, राइटिंग आपकी ऑलरेडी डेवलप्ड हो। तो जब तक राइटिंग डेवलप नहीं होगी आपका स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। जब तक आयरन नहीं होगा स्टेट फॉर्मेशन नहीं हो सकता, राइट। सिमिलरली पोट्री इज ऑल्सो लिंक्ड टू द मटेरियल कल्चर एंड स्टेट फॉर्मेशन। पंच मार्क्ड कॉइन्स जहां पे जो दैट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, टैक्स, सैलरीज, तो इनके बिना आपका स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सो दिस मटेरियल कल्चर एक बेस प्रोवाइड करता है, एक नींव प्रोवाइड करता है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे जो मॉडर्न स्टेट का सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। सो दैट इज वाई वी आर स्टडिंग अबाउट द मटीरियल कल्चर। तो स्टेट सर्वे अगर असेसमेंट करना है, लैंड सर्वेज करना, असेसमेंट करना है, सो ऑल दिस बी रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। So that is why writing was an essential material feature of. How was it material? Because you will be writing it on certain stone tablets, copper tablets or palm leaves, right? Or cotton cloth. So that is a material aspect. Because art of writing, that is why it is very important. बिना writing के state formation क्या है? नहीं हो सकता है। राइटिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर स्टेट फॉर्मेशन, स्पेशली फॉर बिग अंपायर्स लाइक मौर्यन अंपायर्स। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मौर्यन मटेरियल कल्चर वाज बर्न्ड ब्रिक्स एंड रिंगवेल्स। सी, जो ब्रिक्स थी हमने देखा था कि जो पक्का ब्रिक्स यूज हुई थी वो फर्स्ट टाइम यूज हुई थी इन इंडियन हिस्ट्री इन द हरप्पन फेज। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ सिटीज का राइज हुआ था, राइट। वहाँ पे लार्ज, हमने जब डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, लार्ज क्वांटम में ब्रिक्स पाई गई थी अक्रॉस वेरियस साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो दैट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन यू कुड से, और फर्स्ट फेज ऑफ यूजिंग पक्का ब्रिक्स। तो जो बीच का फेज था आपका अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड और 6th to 3rd सेंचुरी BC, यहाँ पे क्या है आपको पक्का ब्रिक्स नहीं मिलेगी। तो ये ज़्यादातर रूरल फेस होगा ज़्यादातर आपका। तो बर्न्ट ब्रिक्स जैसी राइज करेंगी। सी, बर्न्ट ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अर्बनाइजेशन हो रहा है, सिटीज डेवलप हो रही है, तो वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन होगा, हाउसेज होगा, अगर पक्का ब्रिक्स यूज होंगी, राइट, बर्न्ट ब्रिक्स यूज होंगी, तो इट मीन्स लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स कुड बी मेड। हाउसेज कुड भी, उनका ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो सिटीज़ के राइज में बर्न्ट ब्रिक्स बहुत ही असेंशियल और इंपॉर्टेंट होंगी। सो बर्न्ट ब्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, राइट। नाउ इससे पहले क्या होता था, जो ईस्टर्न इंडिया है, सी ईस्टर्न इंडिया में हम देखते हैं कि राइस का कल्टीवेशन होता है। और ज्योग्राफी से आप लिंक करोगे तो राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, राइट। उसको फ्लड इरिगेशन की जरूरत होती है, ज़्यादा क्वांटम में वाटर चाहिए होता है। तो ईस्टर्न इंडिया में रेनफॉल तो ज़्यादा ही है, तो वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन हो सकता है। अब मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि सी ईस्टर्न इंडिया में रेनफॉल ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वो फॉरेस्टेड रीजन काफ़ी होगा, वहाँ पे फॉरेस्ट काफ़ी होंगे ईस्टर्न इंडिया में। और फॉरेस्ट आपका क्या है, एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, टिम्बर और वुड प्रोवाइड करेंगे। तो ज़्यादातर इससे पहले वाला जो फेज था 3rd सेंचुरी BCE में क्या है, बर्न्ट ब्रिक्स का राइज होगा। इससे पहले जो कंस्ट्रक्शन था हाउसेज का, वो या तो इट वॉज मेड ऑफ टिम्बर और वुड। तो पाटलिपुत्र की जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो पाटलिपुत्र में आप देखोगे रिकरेंट फायर्स होती रहती थी। वाई?
बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स वर मेड ऑफ वुड हाउसेज होते थे। तो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन क्या है, वो फायर एक ऑटोमेटिकली क्या है मैनिफेस्ट हो जाता था। तो फायर से रिकरेंट फायर्स का आपको इंसिडेंट देखने को मिलेंगे बिफोर द राइज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। तो रिकरेंट फायर्स होंगी तो दैट विल बी अ काइंड ऑफ ए डिजास्टर, राइट। प्रॉपर्टी लाइवलीहुड क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको यू नीड पक्का ब्रिक्स, लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर्स, ताकि स्टेबिलिटी और अर्बनाइजेशन क्या है कंटिन्यू कर सके, राइट। सेकंड, अगर वुड यूज नहीं हो रहा है तो वहां पे कच्ची मिट्टी मड ब्रिक्स यूज होंगी और मड के स्ट्रक्चर्स होंगे। लेकिन आप देखते हैं कि रेनफॉल इतना ज़्यादा था तो मड ब्रिक्स की भी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी। सी मड को आप यूज़ कर सकते हो, मड आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर्स। मड को आप यूज़ कर सकते हो ड्राई एरियाज में। तो आप डेजर्ट्स और ड्राई रीजन्स में देखेंगे, आप ये देखेंगे कि मड के हाउसेज होते हैं। वाई? बिकॉज वो ड्राई रीजन है, रेनफॉल नहीं है, सन इज देयर। तो सन क्या पूरा बेक कर देता है उस स्ट्रक्चर को और उसको स्ट्रेंथन कर सकता है। तो डेजर्ट रीजन्स में मड हाउसेज ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी, राइट। सो दैट इज वाई राइज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स और इन्वेंशन ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स ड्यूरिंग दिस टाइम वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट फॉर्मेशन, बिकॉज लार्ज सिटीज कुड बी कंस्ट्रक्टेड, ड्यूरेबिलिटी ऑफ हाउसेज कुड बी इंश्योर्ड। एक चीज और देखते हैं, साथ साथ रिंग वेल्स का भी यहाँ पे क्या है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। सी रिंग वेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये देखोगे कि ज़्यादातर जो सिविलाइजेशंस पाई गई हैं वो अलोंग द रिवर पाई गई हैं, बिकॉज रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, और वाटर इज नॉट ओनली नीडेड बाय ह्यूमंस बट इट इज ऑल्सो नीडेड बाय एनिमल्स, राइट। तो वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, आपकी कुकिंग, क्लीनिंग, फूड, ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, आपको वाटर चाहिए होगा। सो दैट इज वाई इनिशियल जो सिविलाइजेशंस थी देवर रिवर बेस्ड सिविलाइजेशंस, नाइल, इजिप्ट, राइट, देन मेसोपोटामिया, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के आसपास था, राइट, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास था। यहाँ पे जब रिंग वेल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ और आयरन था, आयरन है, आयरन की वजह से आप फॉरेस्ट क्लियरेंस कर सकते हो, तो यू कुड स्टे अवे फ्रॉम द रिवर, यू कुड कंस्ट्रक्ट अ हाउस अवे फ्रॉम द रिवर, सेटलमेंट्स अवे फ्रॉम द रिवर वर पॉसिबल ड्यूरिंग दिस टाइम्स। तो जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो सेटलमेंट क्या है वाइड स्प्रेड हो जाएंगी, बिकॉज रिंग वेल्स वर देयर। सिंस रिंग वेल्स वर देयर ग्राउंड वाटर सोर्सेज कुड बी यूज्ड, राइट। सो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू स्टेट फॉर्मेशन, मैच्योरेशन ऑफ स्टेट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर, राइट। वुड स्ट्रक्चर से एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मेगास्थनीज अपने वर्क्स में लिखते हैं, वो बोलते हैं कि मैमथ वुड वॉल, एक मैमथ वुड वॉल जो थी वो सराउंड करती थी पाटलिपुत्र सिटी को। सी इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, ये मैमथ थी, ह्यूज थी, इसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये ऐसा क्यों है? सी इट इनकम्पास द एंटायर पाटलिपुत्र। इसके दो तीन रीजन्स हैं। सी इस मैमथ वुड वॉल में क्या है, होल्स थे जहां पे आर्चर्स वर प्लेस्ड, राइट। तो आर्चर्स प्लेस्ड है, सो दिस एक्टेड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द मौर्यन, बिकॉज यहाँ पे राजा बैठता है, इट इज द सीट ऑफ कैपिटल, सो यू नीड सम काइंड ऑफ फोर्ट्स, फोर्टिफिकेशन। सो दिस वाज द वुडन फोर्टिफिकेशन, राइट। सिमिलरली वॉच टावर्स थे, बड़े बड़े वॉच टावर्स थे इस वॉल पे जो बनाई गई थी, जहां से क्या है आप एक यू कुड कीप अ क्लोज आई on the people or on the opposite armies or the enemy forces that are approaching the Pataliputra, right. So defense purpose के लिए हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्लस ह्यूज वॉल थी, इट विल प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ हाइट, राइट। हमने देखा था कश्मीर जब कारगिल वॉर हुई थी, द पाकिस्तानीज हैड एन एडवांटेज ऑफ हाइट, दे वर लाइंग एट द हायर एल्टीट्यूड्स, आवर फोर्सेज और इंडियन आर्मी वाज एट द लोअर एल्टीट्यूड्स, तो उनको एक एडवांटेज ऑफ हाइट थी, राइट। तो हाइट इज अ वेरी एसेंशियल फीचर फॉर डिफेंस पर्पजेज, राइट, फॉर वॉरफेयर पर्पजेज। तो डिफेंस एक इंपॉर्टेंट। दूसरा था फ्लड्स। सी वॉल एक्टेड एज अ काइंड ऑफ अ ब्लॉकेड, तो ये फ्लड्स बिकॉज इन आपका गंगा रिवर पे लाई करती है, राइट, पाटलिपुत्र, सो फ्लड्स। तो इसके आसपास क्या एक डिच बनाया गया था दैट विल एब्जॉर्ब द फ्लड वाटर्स, तो फ्लड से भी प्रिवेंट करने के लिए दैट ये वॉल यूज होती थी। इस वॉल को आप कहीं ना कहीं अगर लिंक करना चाहते हो,
राइट। अगर इस कंसेप्ट को समझना चाहते हो, अगर फिर से आई रेफर टू द गेम्स ऑफ थ्रोन्स, राइट। जो गेम्स ऑफ थ्रोन्स में भी जो वाइल्ड पीपल थे, राइट, वाइल्ड फोर्सेस थे, उनको प्रिवेंट करने के लिए अ ह्यूज वॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड, और वहाँ पे बड़े बड़े वॉच टावर्स थे। तो उससे कहीं ना कहीं लिंक कर सकते हो, लेकिन उतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं हुआ, लेकिन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट फॉर यू टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग, राइट। तो ये सब था। अब एक इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं। दिस इज द मटीरियल कल्चर विच ओरिजिनेटेड इन द हार्ट ऑफ द एम्पायर इन पाटलिपुत्र रीजन। तो ये स्प्रेड करेगा, डिफ्यूज करेगा, लेकिन इसके पीछे क्या फोर्सेज होंगे, स्प्रेड और डिफ्यूज क्यों करेगा? वट आर द एजेंट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस कल्चर, राइट, एजेंट्स ऑफ डिफ्यूजन और स्प्रेड ऑफ दिस कल्चर फ्रॉम द हार्ट ऑफ द एम्पायर टू वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। एज वी सॉ इट वॉज अ वेरी वास्ट एम्पायर। तो इसके मल्टीपल क्या है एजेंट्स हम पढ़ते हैं। सी, एक तो था ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। अगर आप किसी भी चीज को डिफ्यूज कर रहे हो, यू नीड सम काइंड ऑफ मोबिलिटी। एजेंट्स में कुछ मोबिलिटी होनी चाहिए जो रेगुलर एक जगह से दूसरी जगह विजिट करते रहे, और दे कुड स्प्रेड दिस कल्चर, द कल्चरल एलिमेंट्स। When they meet the new peoples, they could discuss about the features of this culture. So maybe the new people or the new local people could adopt this culture, right? तो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो कि वास्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे, एक तो वे एजेंट्स थे डिफ्यूज और स्प्रेड करने को, बिकॉज दे प्रोवाइडेड मोबिलिटी, दे वर मोबाइल। ये कंसेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई शुड अ वेरी गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। सी, वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड इन UPSC 2016 prelims. I still remember I appeared for the examination, and during that time I also appeared for the interview. So one of the questions that was asked, एक दिया हुआ था कि which of the following could be the traders. उसमें 4 options थे. So one of the option was Banjaras. Now I have read old NCERTs, but this question was picked up from the new NCERT. Why I am making this argument or point? Because when I was reading old NCERT, I was focusing on clearing of concepts. तो मेरा एक कंसेप्शन था माइंड में कि ट्रेडर्स लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फीचर। तो मैंने उसको लिंक किया बंजारा से। बंजाराज आर एसेंशियली मोबाइल इन नेचर, राइट, दे कीप ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उस टाइम पे कोई ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज तो थी नहीं। सो इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट बंजाराज माइट हैव बॉट सर्टेन आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस, or they might have sold it at another place, right, at higher prices. So they could be traders. So this is how, by applying logical analysis, you could come to a right conclusion, a right answer, even without studying it, right? So traders और merchants है। दूसरा wandering monks। See, कोई भी religion को spread करना है, so you should be mobile, you should visit new areas. तो जब हमने बुद्धिज्म पढ़ा था, जो मॉन्क्स थे, बुद्धा ने क्या बोला कि मॉन्क्स शुड नॉट स्टे एट वन प्लेस। एक तो अटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट वाज नॉट वेल रिसीव्ड इन द बुद्धिज्म रिलीजन, राइट, डिटैचमेंट वाज एस्पायर्ड। सेकंड, आप कंटिन्यूसली मूव करते रहोगे, यू विल मीट न्यू पीपल, देन यू विल सरमन दीज पीपल, यू विल प्रीच दीज पीपल, सो यू वुड बी एबल टू स्प्रेड योर रिलीजन। सो वॉन्डरिंग मॉन्क्स वर वन ऑफ द main agents of diffusion, because they keep traveling from one place to another. They knew about the material culture of the Mauryas at Patliputra. So when they visited new parts of this empire, they could spread this culture to the local people, right? So तीसरा धम्म महामात्रास हमने पढ़ा था। they were the Buddhist missionaries, right, जो कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करते थे। तो धम्म मात्रास और रिलीजियस ऑफिशियल जो थे, they also acted because when they will be visiting new areas, वो क्या उस एरियाज के लोगों को सिविलाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट, सिविलाइज इन टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का जो कोर कहाँ पे मिलेगा? पाटलिपुत्र में। सो दे विल ट्राई टू स्प्रेड द बुद्धिस्ट कल्चर दैट इज एसोसिएटेड विद द मटीरियल कल्चर ऑफ द मौर्यास। तो जब न्यू एरियाज में जब ये कल्चर को प्रीच करेंगे, दे विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट मटीरियल कल्चर, ताकि लोग क्या न्यू मटेरियल कल्चर को अडॉप्ट करें, और दिस न्यू मटेरियल कल्चर इज इन कंसोनेंस विद बुद्धिज्म, राइट। तो वो भी तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर्स हमने देखा था कि मौर्यन एम्पायर बड़ा वास्ट था, तो उसको 4 प्रोविंसेस में तोड़ा हुआ था। तक्षशिला हमने देखा, उत्तर पथ,
जहाँ पे एक बार अशोका को भी एज ए गवर्नर प्लेस किया गया था। आपका दक्षिण पथ जो था, स्वर्णगिरी माउंटेन ऑफ गोल्ड, जहाँ से गोल्ड का एक्सट्रैक्शन होता था इन मॉडर्न कर्नाटका, उज्जैन एंड तोशिला द ईस्टर्न प्रोविंस, सॉरी तोसाली। तो यहाँ पे भी क्या है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। तब यहाँ पे जो गवर्नर्स को प्लेस किया जाता था तो वो सिमिलर पैटर्न पे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो कल्चर विल बी स्प्रेड फ्रॉम हार्ट और पाटलिपुत्र टू these various provinces. So they also acted as agents of diffusion of this culture. And the fourth and very important feature is, see, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या emphasize किया था? He emphasized on expansion of empire through acquisition of new settlements. आपको आपके अंपायर में तो लाई कर रहा है वो रीजन, लेकिन आपको कंसोलिडेट करना, वहाँ पे अपनी ग्रिप बढ़ानी है। तो वो क्या बोलते थे कि जो अदर रीजन्स में कौटिल्य बोलते थे कि वहाँ पे सेटलमेंट क्या है, सेटलमेंट्स का एम्फेसिस होना चाहिए, मतलब न्यू सेटलमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड। और जो ओवर पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ से जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करेगी टू दिस न्यू सेटलमेंट्स। यहाँ पे सर्टेन इंसेंटिव्स शुड बी प्रोवाइडेड टू दिस न्यू पीपल टू माइग्रेट टू दिस न्यू सेटलमेंट्स, एंड दे विल बी कैरिंग आउट वेरियस फीचर्स ऑफ दिस मटीरियल कल्चर फ्रॉम द ओल्ड सेटलमेंट, एंड दे विल बी रिप्रोड्यूसिंग दिस कल्चर इन द न्यू सेटलमेंट, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एम्फेसिस था। हमने देखा कि एग्रीकल्चर को स्प्रेड करने के लिए न्यू एरियाज में शूद्र लेबरर्स, राइट, और वैश्य कल्टिवेटर्स की मदद से न्यू कल्चर स्प्रेड किया गया। प्रिजनर्स ऑफ वॉर, फॉर एग्जाम्पल कलिंग में देर वर 1,50,000 वॉर कैप्टिव्स, दे वर ऑल्सो यूज्ड एज लेबर इन दिस न्यू सेटलमेंट्स। तो यहाँ पे भी अब नई न्यू सेटलमेंट अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अंपायर आएंगी, तो वहाँ पे भी दे विल अडोप्ट द न्यू मटेरियल कल्चर। अब एक चीज़ और देखते हैं, जब ये न्यू मटेरियल कल्चर अडोप्ट होगा, सी जहाँ पे अडोप्ट हो रहा है उसका एक लोकल कल्चर होगा और ये न्यू मटेरियल फीचर्स आएंगी, तो एक क्या है, इंटरमिक्सिंग होगी, एक सिंथेसिस होगी बिटवीन द लोकल कल्चर एंड द मोरियन मटेरियल कल्चर, राइट। इनके बीच में एक गिव एंड टेक होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स अडोप्ट करने, राइट। जब दो कल्चर का सिंथेसिस होता है तो जो डोमिनेटिंग कल्चर है, जो ग्रेट ट्रेडिशन है, जो ग्रेट कल्चर है, राइट, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग क्यों है? क्योंकि वो मटेरियल कल्चर से क्या है, आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, आप अपनी प्रोस्पेरिटी बढ़ा सकते हो। तो दैट एक्ट्स एज ए काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर पीपल टू एमुलेट द प्रैक्टिसेस ऑफ दैट कल्चर। तो लोकल एलिमेंट्स को वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन सिंथेसिस होगा, लोकल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, राइट। जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, मैकी मैरियट भी बात करते हैं, राइट, कम्युनिकेशन ऑफ लिटिल ट्रेडिशन विद द ग्रेट ट्रेडिशन। तो ऐसे करके क्या है, हमने मटेरियल कल्चर पढ़ा। अब हम ये पढ़ते हैं कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सी मटेरियल कल्चर स्टेट फॉर्मेशन कर सकता है, तो ये जब ये स्प्रेड होगा इसके बहुत पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे एज वेल एज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे।